नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट टीवी पर। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। सभी दर्शकों के अच्छी सेहत और आपकी कुशल मनोकामना के साथ आइए शुरू करते हैं हमारी और आपकी अपनी स्टेट टॉक। तो हरियाणा के झज्जर के डावला गांव में सर्व खाप महापंचायत बुलाई गई। 30 खाप पंचायतों की सभा में ये संकल्प लिया गया कि एक महिला कोच के यौन उत्पीड़न के आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को राज्य में कहीं भी राष्ट्रीय झंडे को फहराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मसले पर जुड़े हमारे कुछ सवाल हैं जो कि हम चाहते हैं कि पहले आपके सामने यहाँ पर रखे जाए। ये सवाल आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ इस तरह से हैं। हरियाणा के मंत्री पर जो एफआईआर दर्ज हो गई है और इसके बाद ये मांग की जा रही है कि क्यों एफआईआर दर्ज होने के बावजूद जो कैबिनेट में उनका पद है वो अभी भी बना हुआ है, कैबिनेट मंत्री का पद अभी भी है। और एफआईआर क्या कहती है? एफआईआर कहती है कि जो मंत्री हैं उन्होंने आरोप लगाने वाली कोच के साथ रेप की कोशिश की और ये भी आरोप लगाया गया है कि घटना के बाद उनको काफी धमकाया भी गया। धनखड़ खाप के अध्यक्ष युद्धवीर धनखड़ ने कहा है कि महापंचायत ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 23 जनवरी तक मंत्री संदीप सिंह को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए, नहीं तो उसे विरोध का सामना करना पड़ेगा। एफआईआर में शिकायत में पीड़िता ने कहा है कि 1 जुलाई 2022 को संदीप सिंह ने उन्हें जॉब डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के लिए इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप पर बुलाया, सेक्टर 7 चंडीगढ़ स्थित घर आने को कहा और ये मामला जब सामने आया उसके बाद उन्होंने खुद को अपनी इज्जत बचाई और कैब ली और वापस आ गई। अधिकारियों से भी शिकायत की और मुख्यमंत्री कार्यालय को भी शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। 12 गांव की खाप है धनखड़ खाप और फैसला लिया गया है सर्व खाप महापंचायत बुलाकर कि मंत्री संदीप सिंह को हरियाणा में किसी भी जगह 26 जनवरी के दिन तिरंगा फहराने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि हालांकि खेल मंत्रालय तो उन्होंने छोड़ दिया है, लेकिन वो अभी भी प्रिंटिंग और स्टेशनरी मंत्री बने हुए हैं। मंत्रिमंडल से इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। पीड़ित महिला कोच ने आरोप में कहा है कि मुंह बंद रखने के लिए करोड़ रुपए की पेशकश भी की गई थी। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़ित महिला ने किस तरह से अपने आरोप मीडिया के सामने भी रखे हैं। देखिए, वो सब वही कि फाइनेंशियली चीजों के लिए आप कितना पैसा लेके आप पीछे हटेंगी, कितना पैसा चाहिए तो आप कंप्लेंट वापस मत लेना अपनी, लेकिन आप मुंह बंद रखने के लिए 1 महीने 15 दिन आप देश छोड़ के कहीं किसी भी देश में जाना चाहे आप जा सकती हैं और फिर 1 महीने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे मुंह बंद करने के लिए। उसके बाद आप जो भी जितना पैसा आप चाहेंगी उतना पैसा आपको दिया जाएगा। तो आपने सुना कि मुंह बंद रखने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए वो दिया जाएगा। ये आरोप महिला कोच ने लगाया है। घटना जुलाई 2022 की है, लेकिन दिसंबर में एफआईआर दर्ज की गई है और जो बचाव कर रहे हैं लोग संदीप सिंह का, उनका ये दावा है कि आखिर क्यों महिला कोच ने इतने दिनों तक चुप्पी साधे रखी। हालांकि महिला कोच कह रही है कि वो शांत हो गई थी, मामले को रफा दफा करने के मूड में थी क्योंकि कोई सुनवाई अधिकारियों की तरफ से नहीं हुई इसलिए, लेकिन लगातार धमकाया जाता रहा था संदीप सिंह की तरफ से। खेल मंत्री थे उस वक्त, खेल मंत्रालय का विभाग वो संभाल रहे थे और धमकाया जा रहा था, उन्हें परेशान किया जा रहा था और तंग आकर उन्होंने सोचा कि अब इस मामले में वो न्याय की आवाज जरूर उठाएंगी। हमारे साथ आज विशेष अतिथि पैनल पर जुड़ चुके हैं और एक बहुत ही इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आई कि विनेश फोगट जो है देश की चैंपियन रेसलर, उन्होंने भी एक गंभीर प्रश्न यहां पर उठाया है देश की राजधानी दिल्ली में कि WFI यानी कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके जो अधिकारी भी हैं, वो लगातार महिला रेसलर्स का यौन शोषण करते रहते हैं।
तो हरियाणा में तो खेल मंत्री के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगा ही है, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी विनेश फोगट ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। तो खेल में, देश के भीतर खेल में मौजूद जो महिलाएं हैं, खिलाड़ी हैं, उनका किस तरह से शोषण हो रहा है, ये एक के बाद एक ऐसी घटना जो कि आपको सोचने पर मजबूर करती है कि सरकार या फिर सरकार के अधिकारी महिला खिलाड़ियों के यौन शोषण में लगातार संलिप्त दिख रहे हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं। लेकिन जब बात कार्रवाई की आती है तो कार्रवाई को लेकर सरकार भी खामोश दिखती है और अधिकारी भी उसे रफा दफा करने के मूड में ही नजर आते हैं। जो विशेष पैनल हमारे साथ बना हुआ है, आइए पहले उनका आपसे परिचय करवा देते हैं और उनका वेलकम भी करते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है रविंद्र ढुल आपका स्ट्रेट टॉक में। जी, और हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है वेद प्रकाश विद्रोही जी। नमस्कार जी। जी, रविंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। हरियाणा में खेल मंत्री, उन पर आरोप लगते हैं कि महिला कोच का यौन शोषण किया और इतना परेशान किया कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई और अब न्याय की आवाज वो उठा रही हैं। लेकिन दिल्ली में भी विनेश फोगट ने एक बहुत ही संगीन आरोप लगा दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मामला जो है वो बहुत ही गंभीर है और कुछ ही महिला बाहर आकर इस मामले में आरोप लगा पाती हैं या फिर आवाज न्याय के लिए उठा पाती हैं। जो आगे बढ़ते हैं रविंदर जी, जिस समस्या की बात, जिस गंभीर सवाल की बात मैंने स्ट्रेट टॉक के दौरान यहाँ पर उठाई है, उस पर मैं चाहूंगी कि आप पहली प्रतिक्रिया जो है वो आपकी क्या है। हरियाणा जो कहते हैं कि खेल के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं, वहां पर माहौल, वातावरण दिया जा रहा है, लेकिन महिला खिलाड़ियों का शोषण तो पर्दे के पीछे शायद इतना ज्यादा हो रहा है कि आगे खुलकर वही महिलाएं सामने आ पा रही हैं, जिनमें जो है खिलाड़ियों का कहते हैं कि एक जोश और जज्बा होता है और न्याय की बात आती है तो ये जोश और जज्बा शायद उतना नहीं दिख पा रहा है। रविंद्र ढुल जी नियाज, देखिए मैं कल से इस खबर को भी जो है ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जो वहां पर धरना दिया है अपने जंतर मंतर के ऊपर। बड़े संगीन आरोप है। संगीन आरोप जो है इसके जो अध्यक्ष के ऊपर है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पृष्ठभूमि से आते हैं। तो हरियाणा के अंदर भी जो आरोप लगे हैं, जो हरियाणा के सिटिंग मिनिस्टर हैं, वो भी हालांकि स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उनके ऊपर लगे थे। तो उसके उन आरोपों के बाद में एक पहला जो इनिशियल वर्क होता है, जो उनको करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। उनको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था, ताकि किसी भी प्रकार के राजनीतिक आरोप उनके ऊपर ना लगाए जा सके। और एक आपकी जो है इनकी हमारी एक मॉरल ड्यूटी होती है, नैतिक ड्यूटी कर्तव्य था, उसके तहत उनको इस्तीफा देकर के जांच का सामना करना चाहिए था। उसके बावजूद भी जो जिस प्रकार से उसे बचाने का प्रयास किया गया जी, और खास करके जिस प्रकार के, मैं कहता हूं कि देखिए जांच चल रही है, मैंने पहली बार देखा है कि जांच चल रही है, मंत्री के पक्ष में जो है मुख्यमंत्री लगातार बयान दे रहे हैं। पहली बार मैं देख रहा हूं कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। मुख्यमंत्री का काम ये है कि आप ये कहिए कि भाई अभी जांच चल रही है, तो जांच का जो नतीजा आएगा, मैं पक्ष में नहीं हूं ना इसके खिलाफ हूं, तो मुझे कोई मतलब नहीं है, आप एजेंसी अपना काम करें, हमने इनको हटा दिया। यहाँ मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं, बिल्कुल ऑन एयर कह रहे हैं कि जी यहाँ पर जो जांच चल रही है वो जो है इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें विश्वास है कि संदीप सिंह नापा जो है निर्दोष है पूरी तरह से, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। रविंद्र ढुल, ब्रेक पर जाने से पहले आप कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जो है वो बचाने के तरीके ज्यादा अपनाते नजर आ रहे हैं, ना कि इस गंभीर आरोप पर कोई एक्शन की मूड में भी, या फिर संवेदनशीलता की ही कमी उनके बयानों से झलकती है। रविंद्र जी, मैं चाहूंगी कि आप अपनी बात पूरी करें। देखिए निश्चित तौर पर, और इसी कारण से जो है एक एसआईटी बनाई गई कथित कंप्लेंट पे, वो भी एक एक्यूज के द्वारा। एक्यूज कौन सी कंप्लेंट करता है, यदि यहाँ पर हरियाणा यहाँ पे एफआईआर आपकी जो है चंडीगढ़ के अंदर हुई है, तो हरियाणा के अंदर एसआईटी जो
कॉन्स्टिट्यूट की गई है वो भी एक प्रेशर टैक्टिक्स करने के कारण है। और उसके बाद में अब यदि आप देखेंगे तो एक दिन तो 2 दिन तो उनको सुरक्षा दी गई पीड़िता को, और उसके बाद में यकायक उस सुरक्षा को फिर वापस से विड्रॉ कर लिया गया। तो बहुत सारी चीजें जो सीक्वेंस वाइज जो इस चीज को एस्टैब्लिश करती हैं कि बिल्कुल एक तरीके से जो है उनके ऊपर दबाव डालने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वो अपने बयानों से कहीं ना कहीं पलटे। बाकी संदीप की निजी आरोप लगाने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि कथित अभी तो मामला जांच चल रही है। लेकिन जिस प्रकार से जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने, वो एक बड़ी हैरानी वाली चीज है। ये पहली बार तो नहीं किया, हमारे पास में बहुत सारे इंसिडेंट, लेटेस्ट इंसिडेंट ये कल जो विनेश फोगाट जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एक बड़ी इतनी बड़ी खिलाड़ी की तरफ से इतने बड़े आरोप लगे, साक्षी जी वहां बैठी हुई है, बजरंग पुनिया वहां पर बैठे हुए हैं, तो सभी के सभी हमारे स्टार प्लेयर्स हैं, हमारे देश का जो है सम्मान बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बड़े बड़े खिलाड़ी है। तो उन खिलाड़ियों के द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार जो संघ जो है, खास करके सरकार जो अभी तक चुप्पी लिए हुए, ये बहुत हैरानी वाली चीज है। मैंने कभी अपने राजनीतिक जीवन में ऐसा नहीं देखा। जी, जो माहौल है महिला खिलाड़ियों के लिए, ये ऐसा नजर आता है कि शायद पहले से ज्यादा इसका स्तर जो है सुरक्षा की दृष्टि से वो गिरा है। वेद प्रकाश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि हरियाणा में महिला खिलाड़ियों को जितना सुरक्षा या फिर सुविधाओं की बात यहाँ पर दावे किए जाते रहे हैं बीजेपी सरकार से, और अब तो जेजेपी भी सरकार का हिस्सा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो आरोप खेल मंत्री के खिलाफ लगे और विनेश फोगाट अब लगा रही है, कहीं ना कहीं हरियाणा की भी जो भूमिका है वो अहम है। और भूमिका इसलिए अहम है क्योंकि विनेश फोगाट, ये तमाम जो रेसलर खिलाड़ी है ज्यादातर जो है हरियाणा से आते हैं, और महिला कोच जो है वो तो खेल मंत्री पर ही यौन शोषण का आरोप लगा रही है, लेकिन किस तरह से उसको कवर अप करने की कोशिश की जा रही है, ना ही कोई संवेदनशीलता ही इसकी जो है झलक बयानों में देखने को मिल रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना, बाकी जो बीजेपी के नेता या मंत्री, उनसे क्या ही हम उम्मीद लगाए। वेद प्रकाश विद्रोही। दया जी, आपको, भाई रविंद्र ढूल जी एडवोकेट साहब को, जस्ट टीवी के दर्शकों को जी मेरा नमस्कार। और जस्ट टीवी में मैं 9 वर्ष में पहली बार आपसे जुड़ा हूं, इसलिए सभी दर्शकों को 9 वर्ष की शुभकामनाएं, उनके लिए 9 वर्ष मंगलमय। जी, आपको भी शुभकामनाएं। जी नेहा जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। मैं तो कोई अपेक्षा ही नहीं करता मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से कि वो संवेदनशीलता दिखाएंगे। उसका कारण है, 8 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत की धरती से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था। जी, उस समय भी मैंने प्रतिक्रिया दी थी कि जो प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कर रहा है, और उसकी स्वयं की कैबिनेट के अंदर राजस्थान से श्री निहाल सिंह जी मंत्री हैं, उनके खिलाफ हाई कोर्ट ने वारंट रेप के मामले में इशू कर रखा है, और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है, और दिल्ली में भी मोदी जी की मंत्रिमंडल में बैठे हुए हैं, और वो वारंट तामील नहीं हो रहा। और एक रेप आरोपी को जो प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट में रखता हो, वो अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाए तो अपने आप में हास्यास्पद। और वो बात आज फिर साबित हो गई। जिस हरियाणा की धरती से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया था और मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े दावे किए थे, वही मुख्यमंत्री आज एक महिला कोच का जो आरोपी है, कथित आरोपी है, उसको बचाने के लिए सत्ता का पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि चाहे विनेश फोगाट जो पहलवान जी हैं, और चाहे हमारी बहन वो शिक्षा डागर जी हैं, दोनों पड़ोसी हैं, एक झज्जर की है और एक दादरी की है, और मैं रेवाड़ी में रहता हूं, तो हमारे एक त्रिकोण है, बिल्कुल हमारे पड़ोसी हैं। एक महिला अगर कोई आरोप लगाती है, और वो भी स्पोर्ट्स वाली महिला, हम जब भी कोई उदाहरण देते हैं किसी भी चीज के अंदर, तो कहेंगे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ। अर्थात ये हम क्यों कहते हैं कि भाई स्पोर्ट्समैन जो है वो सबसे सच्चे और अच्छे लोग होते हैं, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो हमेशा ईमानदारी और सत्य का साथ देंगे। ये हम पूरे समाज के अंदर कहते हैं, सभी लोग कहते हैं। जब स्पोर्ट्समैन की 2 महिलाएं ऐसा आरोप लगा रही है, तो उनके आरोपों को सत्य मानकर उस पर जांच करने की बजाय उनको ही कटघरे में खड़ा करना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और ये कहना कि भाई
ये जो महिला कोच है इसने 6 महीने बाद अपनी शिकायत दी, ये भी गलत है। अगर आपने महिला कोच का प्रारंभिक बयान सुना होगा तो उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब जुलाई के अंदर मेरे साथ ये घटना हुई उसके तुरंत बाद मैंने जो पीके अग्रवाल जी हमारे डीजीपी पुलिस है उनके कार्यालय में संपर्क किया और मुख्यमंत्री के कार्यालय में संपर्क किया, फोन किया, मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। सबसे पहले तो डीजीपी हरियाणा को इस बात का जवाब देना चाहिए था कि क्या उसके कार्यालय में इस महिला कोच का कोई फोन आया था, नहीं आया था, और यदि आया था तो उनके संज्ञान में था या नहीं था, और यदि उनके संज्ञान में नहीं था तो क्यों नहीं था। वही मुख्यमंत्री को अपने कार्यालय से पता करना चाहिए था कि भाई अगर महिला कोच ने फोन आया था तो मेरे को क्यों नहीं बताया गया। तो ये महिला कोच पर है ना गलत है। दूसरा, जब चंडीगढ़ पुलिस में एफआईआर दर्ज है तो एक मामले की 2 जांच कैसे हो सकती है। एक आरोपी के कहने पर हरियाणा में एसआईटी गठन करने में अग्रवाल साहब ने 1 सेकंड की देर नहीं लगाई, लेकिन इस महिला ने उनके कार्यालय में शिकायत दी, उसकी जांच करने में उनको 6 महीने लग गए, बता भी नहीं रहे कि भाई वो शिकायत आई थी या नहीं आई थी। तो ये जो रवैया है सरकार का वो बड़ा स्पष्ट है कि महिला पीड़िता है, पीड़िता के साथ अन्याय हो रहा। मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है कि पीड़िता को तो अपराधी मानकर थाने में बुलाया जा रहा है, 7 दिन थाने में बुलाया जाता रहा, उससे बात पूछताछ पर पूछताछ होती रही, और जो आरोपी है उस पर कोई नहीं, उसके घर जाकर उसके साथ ऐसे बर्ताव किया जा रहा है जैसे सरकारी दामाद हो। तो ये कहना कि उन्होंने खेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया, भाई क्या फर्क पड़ता है खेल मंत्रालय से इस्तीफा देने से, वो सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ये कहना कि भाई खेल मंत्रालय छोड़ दिया है, आरोप से क्या होता है। अगर मुख्यमंत्री जी आप संवेदनशील होते, ईमानदार होते तो खेल मंत्री ही नहीं, उनसे प्रिंटिंग और स्टेशनरी का भी मंत्रालय छीनते और उनको कहते भाई ठीक है आप मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए, जब आप क्लियर हो जाएंगे आपको मंत्री बना देंगे। जब इतना नहीं करते, वो क्यों नहीं कर सके, क्योंकि जो उनके आका है नरेंद्र मोदी जी जब वो संरक्षण देते हैं, और भाजपा का इतिहास है, चाहे सेंगर का मामला देख लो, चाहे चिन्मानंद का मामला देख लो, चाहे मध्य प्रदेश के लोगों का मामला देख लो, चाहे महाराष्ट्र के लोगों का मामला देख लो, भाजपा के हर जो चुने हुए प्रतिनिधि है, चाहे छोटे स्तर के चाहे बड़े स्तर के, उनको संरक्षण मिलता है। और विनेश फोगाट का जो आपने मामला बताया जी, हमने पूरे देश ने सुना, जो हमारे टॉप खिलाड़ी हैं कुश्ती के, जो हमारे देश का सम्मान बढ़ा रहे हैं, जो हमारे देश के लिए मेडल ला रहे हैं, वो सारे टॉप खिलाड़ी दिल्ली के अंदर बैठकर और वो रो रहे हैं, वो मीडिया के सामने आकर रो रहे हैं। जी वेद प्रकाश जी, दुर्भाग्य की बात देखिए, वो खेल मंत्री से बात भी करने को तैयार नहीं, वो करे हमें विश्वास ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं वेद प्रकाश जी। बिल्कुल। और जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया ब्रजभूषण पर, मैं लास्ट बात कह रहा हूं, जिस व्यक्ति पर आरोप लगाया ब्रजभूषण पर वो एमपी है भाजपा के जी, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य एक और है, ये जो विनेश फोगाट है इसकी चचेरी बहन है बबीता फोगाट, वो उछल उछल कर ट्वीट करती है कांग्रेस के खिलाफ, अन्य नेताओं के खिलाफ, विपक्ष के खिलाफ। अपनी सगी चचेरी बहन के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया, और भाजपा की नेत्री है, शायद भाजपा की चेयरमैन भी है किसी विभाग, भाजपा की महिला नेताओं का भी इन आरोपों पर जो है एक चुप्पी साध लेना एक बड़ा सवाल बना रहा है, चाहे वो स्मृति ईरानी ही क्यों ना हो, निर्मला सीतारमण ही क्यों ना, ऐसे बहुत से नाम है बीजेपी में भी महिला नेताओं के, रेखा शर्मा ही क्यों ना हो। जो संदीप सिंह के लॉयर है उन्होंने कहा है कि 6 महीने तक जो आरोप लगाने वाली पीड़िता है वो चुप रही, और ये ही जो है एक बड़ा सबूत है इस पूरे मामले में कि संदीप सिंह जो मेरे वकील हैं वो बेकसूर है, और जो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई इसके बारे में भी इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश है कि जो सेक्शन 41A है सीआरपीसी की, उसके तहत तुरंत गिरफ्तारी नहीं होती, बल्कि पहले जांच की जाती है। गिरफ्तारी जांच से मिले परिणामों और नतीजों के आधार पर ही होती है। तो इस सेक्शन के बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे, और ये भी समझना चाहेंगे कि ये 6 महीने की बात जो संदीप सिंह के वकील कह रहे हैं, क्या इनके बचाव में काम आ सकती है? लेकिन सबसे पहले हमें समझना होगा कि उनके वकील कौन है।
यदि आपको मैं ऑफिशियल जानकारी दे देता हूं कि उनके वकील हैं दीपक सब्रवाल जी, मेरे मित्र हैं, एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा के अंदर, और क्रिमिनल मामलों के अंदर सारा जो काम संभाला जाता है सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में, वो संभालते हैं। अब आप समझिए कि क्रोनोलॉजी को हमें समझेंगे तो आपने सरकार क्या, ये बात हमारे आरोप सही नहीं साबित होते हैं कि भी सरकार उनको प्रोटेक्ट कर रही है। बिल्कुल। मतलब हाई कोर्ट के अंदर हरियाणा सरकार के सबसे ज्यादा पावरफुल जो है अधिकारी हैं, उनको जो है इसके अंदर वकील बनाया गया है। अब आप समझिए कि भाई ऐसा तो है नहीं कि भी मामला केवल चंडीगढ़ से संबंधित है, हरियाणा का उससे कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा के अधिकारी भी बीच में आएंगे, हरियाणा का स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट भी बीच में आएगा, उनके द्वारा जो कंप्लेंट्स दी गई हरियाणा के अंदर दी गई, तो क्या ये सही नहीं होगा कि उस जांच को भी और उस ट्रायल को भी प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा? बिल्कुल। तो उस आप हमें अच्छी तरह से समझना होगा कि भाई इस मामले के अंदर सरकार जो है पूरी तरह से जो है कटघरे के अंदर जो है आ रही है, और इसके अंदर जो है सरकार के सरकारी अधिकारियों के खिलाफ जो बात होनी चाहिए थी, सरकारी अधिकारियों के जो बयान दर्ज होने चाहिए थे, ऐसी कोई भी स्थिति अभी तक आई नहीं है। जैसे मेरे बड़े भाई वेद प्रकाश जी ने कहा है कि भाई अभी तक आज तक जो है इसको अक्यूज्ड को जो है संदीप सिंह को अभी तक थाने ही नहीं बुलाया गया है, तो इनको तो वहां जाकर के मुझे लगता है रविवार को उन्हें बुलाकर उनसे पूछताछ की गई है, संडे को उनसे इंटरोगेशन हुई है। एक बार हुई है, आप सही कह रहे हैं, केवल एक बार। अब आपने सेक्शन 41A के बारे में पूछा, तो सेक्शन 41A जो है वो अक्यूज्ड को थाने में प्रेजेंस करने के लिए या कोई डॉक्यूमेंट लेने के लिए जो है सेक्शन 41 का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि सेक्शन 41A की इसमें कोई रेलिवेंसी क्यों है, क्योंकि आमतौर पर 41 है वहां पे रखा जाता है, खास करके जहाँ पे इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो, जहाँ पे कोई ऐसे ऑफेंस हो जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री कोई चीज सामने आती हो, समझना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट्री चीज नहीं है, डायरेक्ट कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, जहाँ पे पीड़िता ने जाकर के अपनी स्टेटमेंट दर्ज कराई है और 164 में जाकर के मजिस्ट्रेट के सामने भी अपनी स्टेटमेंट को पूरी तरह से पुख्ता तौर पर रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट का कानून बड़ा क्लियर तौर पर कहता है कि महिला की स्टेटमेंट ही काफी होती है इस प्रकार के मामलों में पुलिस के द्वारा कार्रवाई करने के लिए। तो 41A का क्या मतलब, हम रिटर्न में क्या मांग रहे हैं? आप समझिए कि रिटर्न में आप उसे बताइए क्या आपने उनके साथ छेड़खानी की, वो क्या कहेंगे कि नहीं मैंने छेड़खानी की है, नहीं की। ये वहां पे रेलिवेंट हो सकता है। एक व्यक्ति ने कहा जी इस व्यक्ति ने मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया हुआ है, इस व्यक्ति ने कुछ भी किया हुआ, ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए हो, 41A में रिटर्न में उससे रिप्लाई मांगी जाती है। अक्यूज्ड हैज राइट टू रिमेन साइलेंट, इसमें तो 41A में तो वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तो 41A की रेलिवेंसी कहां से आ गई, ये तो सबसे बड़ी हैरानी वाली चीज है यहाँ पर। जी, ये खुद हैरान करती है कि आखिर ये किस तरह की दलीलें जो है संदीप सिंह के जो वकील हैं वो यहाँ पर पेश कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि आखिर इस सेक्शन की यहाँ पर किस तरह से जो है औचित्य है वो यहाँ पर बनता है। औचित्य ही नहीं है, ये अनौचित्य है। अब विद्रोही जी, मैं ये समझना चाहूंगी कि हरियाणा जहाँ से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी आती हैं, रेखा शर्मा भी आती हैं, और यहाँ पर ही अगर मंत्री के बचाव में एक पावरफुल वकील जो कि सरकार की भी कानूनी मामलों की एक बड़ा नाम है, उनको कोर्ट में उठाते रहते हैं और उनके बारे में उनकी जो साख है वो काफी अच्छी है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार संदीप सिंह को एक संरक्षण देने की कोशिश कर रही है, लेकिन सर्व खाप पंचायत वो सरकार के इस रवैये से नाराज हो चुकी है। तो राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक स्तर पर भी मुझे लगता है कि सरकार और संदीप सिंह दोनों ही घिरे हुए नजर आते हैं। वेद प्रकाश जी। नेहा जी, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील ढुल साहब ने बहुत वाजिब सवाल उठाया है। जो हरियाणा सरकार का सबसे वरिष्ठ अधिकारी है, कानूनी अधिकारी है, जो हरियाणा सरकार से लगभग 3 लाख रुपए की तनख्वाह लेता है, वो व्यक्ति बचाव कर रहा है मंत्री का। टेक्निकल वो सही हो सकते हैं क्योंकि ये चंडीगढ़ कोर्ट का में जा रहे हैं उन्हें, परंतु क्या नैतिक रूप से ये सही है? ये अनैतिक है और यही दर्शाता है कि सरकार उसे बचा रही है। और दूसरी बात, आपने रेखा शर्मा जी की बात उठाई, मुझे तो आश्चर्य होता है ये कैसा महिला आयोग है जो विपक्ष के लोगों का
छोटी सी घटना पर FIR दर्ज नहीं होती, उससे पहले संज्ञान ले लिया जाता है, नोटिस इशू कर दिए जाते हैं संबंधित राज्य सरकार को कि हमको इस पूरे मामले की जानकारी दो, आपने FIR दर्ज की है या नहीं की है और आपने क्या कार्रवाई की है। और वो रेखा शर्मा जी जो हरियाणा के यमुनानगर की है जी, उन्हीं के प्रदेश की एक जानी मानी महिला जो पंचकुला यमुनानगर के बिल्कुल पास है, महिला कोच के साथ यौन शोषण का आरोप लगा रही है और उसकी शिकायत पर आज तक महिला आयोग ने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया, कोई संज्ञान नहीं लिया। इससे अधिक शर्मनाक स्थिति और क्या होगी। और इसी पर सवाल खड़ा होता है कि महिला आयोग का फिर औचित्य क्या है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग है या राष्ट्रीय भाजपा आयोग है। तो महिला आयोग का जो रवैया है वो और भी खराब है, संवैधानिक संस्था है। मुख्यमंत्री तो चलो भाजपा के हैं, वो राजनीतिक है, पर महिला आयोग के लिए ये कहा जाता है कि बेशक आप किसी भी पार्टी से हो, आपका दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल है। जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाओं का ये हालत है, ये क्यों हो रहा है उसका मैंने आपको पहले भी बताया था। जब प्रधानमंत्री जी यौन शोषकों को संरक्षण देंगे तो मुख्यमंत्री भी देगा और दूसरे लोग भी देंगे। अभी आपने खाप पंचायतों की बात कही। खाप पंचायतें एक सामाजिक पंचायतें हैं। हरियाणा में 2 तरह की सामाजिक पंचायतें, एक हमारा क्षेत्र है जहां खाप पंचायतें नहीं होती, वैसे कह देते हैं भाई एक सामाजिक पंचायत बुलाई है। पर जो दूसरा एरिया है, जिस एरिया में झज्जर की आप बात कर रहे हैं, वहां हर गांव की खाप बनी हुई है और उन खापों के अंदर कोई एक जाति के लोग नहीं होते, पूरे गांव के सर्व जाति के लोग उसमें शामिल होते हैं। अब खाप पंचायतों ने सवाल उठाया है और वो विरोध कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक यौन शोषक मंत्री, संविधान का जो पवित्र दिन है 26 जनवरी, जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ और जिस संविधान के कहीं ना कहीं, जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में जो खाप पंचायतें बदनाम थी अपनी बेटियों को मारने के, वो आज बेटी बचाने के लिए आगे खड़ी हो गई हैं। जी हाँ, वो साधुवाद का काम करे। और मैं कहूंगा जी, और बीजेपी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही थी, वो कहीं ना कहीं अब आरोपियों को संरक्षण देती हुई नजर आ रही है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। वेद प्रकाश, लास्ट बात कह रहा हूँ जी पूरी विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही मांग की है कि भाई हम नहीं कह रहे कि भाई संदीप दोषी या नहीं है, परंतु जब तक वो दोष मुक्त नहीं हो जाता उसको मंत्रिमंडल से हटाओ। बिल्कुल, विपक्ष भी यही कह रहा है, खाप पंचायतें भी यही जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका जितेंद्र वालिया, और कृपया अपनी बात रखिए। मैं ये कहना है, यही है कि आप ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी। इनको शर्म आनी चाहिए। हरियाणा की जो वर्ल्ड लेवल पे रेसलिंग और बॉक्सर हैं, वहां पर इनको स्पेशल वर्ल्ड क्लास उनकी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनकी खाने का ध्यान रखना चाहिए। उल्टा क्या होता है, उनको ट्रेनिंग भी नहीं मिलती, वो खुद अपने खर्चे पे, अपने डाइट पे वो सब तैयारी करते हैं। आप कानून की बात करते हैं, बाबा राम रहीम 4 दफा पैरोल पे आया था और उस रेपिस्ट है और मर्डरर्स है। तो ये सीएम जो है हरियाणा का, उसका क्या था कि ये धाराएं हैं ऐसी होती हैं हाई कोर्ट में, उनके हिसाब से हम उनको आने दिया है। उन कानून जो है वो धज्जियां उनके उड़ा रहे हैं। हरियाणा में जो भी जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं जी। तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि कोई मल्के इनको बच्चियों को कोई सहायता मिलेगी जहाँ उनका कोई न्याय होगा। मेरा ये विचार है। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र वालिया। तो ये जितेंद्र वालिया जो कि हमारे नियमित दर्शक, वो हरियाणा में जो कानून व्यवस्था क्या है और किस तरह से जो मौजूदा सरकार है वो किस तरह से दुरुपयोग कर रही है कानून की विभिन्न धाराओं का, ये इनका कहना था। जी ढुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आपने सुना कि हरियाणा की सरकार के बारे में जो हमारे दर्शक है उन्होंने किस तरह से अपनी चिंता जो है वो जाहिर की है, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला बहुत ही उलझ गया है। पहले महिला कोच ने आरोप लगाया, विनेश फोगट ने आरोप लगाया, तो मुझे लगता है कि ये मामले इतने संजीदा हैं। खुद प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है विनेश फोगट ने और मुख्यमंत्री कार्यालय का नाम लिया है आरोप, खेल मंत्री के खिलाफ आरोप लगाने वाली महिला ने। तो एक कॉलर लेकिन जुड़ चुके हैं, उनसे सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में।
धन्यवाद नेहा जी। बस मैं जल्दी में ये कहूंगा कि सबसे पहली बात, ये हरियाणा के एथलीट्स ने, इन बच्चियों ने जो इस वक्त जिगरा दिखाया है, जिस तरह ये दिल से सामने आई है, ये सम्माननीय है और ये प्रशंसनीय है। इस वक्त जिस समस्या के लिए ये उठी है, ये इकट्ठे हुए हैं सारे, इनको इस वक्त जरूरत है इन बुद्धिजीवियों की जो इनका थोड़ा सा मार्गदर्शन भी कर सके। अक्सर ऐसे मौके पे सबसे पहला सवाल जो है ना, शिकायतकर्ता से यही कहा जाता है कि तुमने पहले क्यों नहीं कहा। नेहा जी, ये बिल्कुल बेग पुरानी बातें हैं। इस वक्त सवाल ये है कि जिसका दुख है, जो दुखी है, ये लड़कियों ने एक वो मुद्दा उठाया है जो आने वाले भी जो एथलीट्स हैं उनके फ्यूचर के साथ संबंध रखता है। ये इन बच्चियों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, जिसका दर्द आज ये हमारे सबके सामने रख रही हैं। हमें उस दर्द को सामने रखते हुए ये देखना चाहिए हम इनका कैसे सहयोग कर सकते हैं। सबसे पहला सहयोग इनका यही है कि इनको ठीक मार्गदर्शन दिया जाए, इनको ये संभावना दी जाए, सहारा दिया जाए कि जो आपने स्टेप लिया है, पहला स्टेप, ये बहुत एक शेर दिली वाला स्टेप है, जिसके लिए वाकई हरियाणा जाना जाता है बहादुरी के लिए। वो हरियाणा की बच्चियों ने करके दिखाया है। और दूसरा, इनके लिए जी थोड़ी टेक्निकल गाइडेंस है, वो बहुत जरूरी है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वगैरह में कब क्या स्टेटमेंट देनी है और कितना बोलना है, ये बहुत मायने रखता है। तो मैं नेहा जी अखीर पे बस एक बात कहूंगा, यहाँ पे अमेरिका में एक बिल कॉस्बी नाम के बहुत एक फेमस एंटरटेनर थे। वो किसी जमाने में उनका यहाँ पे स्टेटस वैसा ही था जो आज इंडिया में शाहरुख खान जैसे किसी और लोगों का होता है। लेकिन देखिए, 14 साल के बाद यहाँ पे कुछ लोगों ने उनके ऊपर इसी तरह की तोहमत लगाई। कोर्ट ने 14 साल के बाद बकायदा उनको कोर्ट में ट्राई किया, केस चला और ही वाज कन्विक्टेड। और 14 साल के बाद 75 साल की उम्र पे आके उनको 7 साल की कैद हुई यहाँ पे बिल कॉस्बी को। इट इज एवरीथिंग इज ऑन द रिकॉर्ड। तो कहने का ये मतलब है कि कानून जो है उसके सामने जब आता है, आज भी भारत के हमारे कानून की प्रणाली वो सक्षम है इस बात की, दूध का दूध और पानी का पानी कर सके। इन बच्चियों को न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन इसके लिए इनको मार्गदर्शन की जरूरत है। उसके लिए मैं कहूंगा हमारे जो पत्रकारिता में खास तौर पे जो बुद्धिजीवी हैं, वो इन बच्चियों का थोड़ा सहयोग करें। धन्यवाद नेहा जी। भारत माता की जय। जी, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो रविंद्र जी, आपने सुना कि जो हमारे एक दूसरे नियमित दर्शक हैं उन्होंने क्या कहा। सतीश जी शिकागो से बात कर रहे थे और मार्गदर्शन की बात कर रहे थे कि ये महिलाएं जो कि हिम्मत करके सामने आई हैं, उन्हें सही तरीके से मार्गदर्शन या फिर समर्थन जरूर मिलना चाहिए। लेकिन रविंद्र ढुल जी, जिस तरह से मैं ये कह रही थी कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भी संपर्क किया गया और हरियाणा में मुख्यमंत्री जी को भी के कार्यालय को भी संपर्क किया गया, कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी संपर्क किया गया, लेकिन जब बात अपने कुनबे में किसी आरोपी की आती है तो कहीं ना कहीं कोशिश यही नजर आती है कि पहले संरक्षण दिया जाए, पहले ये देखा जाए कि मामले को रफा दफा कैसे किया जाए। तो जब इस तरह का माहौल होता है तो जो पीड़िता है उसके लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा हो जाती है। और भारत में लगातार हम देख रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की सुरक्षा, उन बेटियों का क्या जिनके साथ कुछ हो जाता है उसके बाद वो न्याय की अदालत में जाती हैं, दरबार में जाती है और उन्हें न्याय तो नहीं मिलता, लेकिन तमाम जो एजेंसियां हैं, जो कि संस्थाएं हैं, वो इस कोशिश में लग जाती हैं कि जो ओहदेदार व्यक्ति आरोपी है उसको कैसे बचाया जाए। इस माहौल में बेटियों को न्याय कैसे मिलेगा? नेहा जी, आप सही कह रहे हैं। कौन महिला होगी और कौन स्पोर्ट्समैन महिला होगी जो झूठ बोलकर अपनी फजियत करवाएगी? मैं तो वालिया जी की और सतीश जी की बात से सहमत हूं। इन महिलाओं का हमें सम्मान ही नहीं करना चाहिए, इनको सलूट करना चाहिए जी कि इन्होंने हिम्मत दिखाई और हिम्मत दिखाकर सत्य सामने रखा, अपनी इज्जत को दांव पर रखा जी। कौन इनकी बात को गलत कैसे ठहराया जा सकता है? और जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि महिला का कहना ही काफी है, यहां तो इस महिला कोच ने तो 164 में बयान भी दे दिया जी। जब 164 में दिए हुए बयान को यह माना जाता है कि कोई भी बयान देने वाला व्यक्ति उस बयान से नहीं मुकर सकता, अगर मुकरेगा तो वो दंड का भागी होगा जी। तो जो महिला
अपने आप को कानून के कटघरे में स्वयं खड़ा कर रही है कि मैं अगर गलत हूं तो मुझे दंड दीजिए, फिर भी उसकी बात नहीं मानी जा रही। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? और सबसे दुर्भाग्य तो यह है कि जो भाजपा नेत्रियां हैं वो भी तो महिलाएं हैं। राजनीति आपकी जगह है, आपके राजनीतिक विचार हो सकते हैं, आपकी राजनीतिक किसी के प्रति आस्था हो सकती है, पर मुझे तो आश्चर्य है कि जितने भी देश के अंदर भाजपा नेताओं के खिलाफ यौन शोषण के मामले उठते हैं, कोई महिला नेत्री बोलती ही नहीं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि विनेश फोगाट की खुद की बहन बबीता फोगाट भी एक छोटी सी चाशनी के लिए, सत्ता की चाशनी के लिए दड़ मारे बैठी है। जब ये माहौल हो प्रदेश में तो क्या स्थिति होगी? और जो महिलाएं लड़ रही हैं, जो बात कर रही हैं, जो आंदोलन कर रही हैं, अगर हम उनकी बात को सत्य नहीं मानेंगे तो बेटियों को हम बचाने की बात करना ही बेईमानी है। बिल्कुल। जब बेटियों की बात पर हम विश्वास ही नहीं कर रहे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का कोई औचित्य नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी विद्रोही जी, आपने बहुत सही बात कही कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का क्या औचित्य रह जाता है जब हरियाणा से इस तरह के संगीन मामले सामने आते हैं। और साथ ही साथ दिल्ली में भी जिस तरह से जो WFI की रेसलर्स जो है विनेश फोगाट और बाकी भी जो रेसलर है वो आके दिल्ली में प्रदर्शन करती हैं, कहती हैं कि अध्यक्ष जो है उनको हटाया जाए, क्योंकि उनके ही संरक्षण में जो रेसलर हैं, कम उम्र की जो रेसलर आती हैं लड़कियां, उनका शोषण लगातार पिछले कुछ वर्षों से किया जा रहा है, 10 सालों से किया जा रहा है, लेकिन बार बार शिकायतों के बावजूद उनकी सुनवाई नहीं की गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अप्रोच किया गया, उन तक भी बात शिकायत पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन मदद कहीं से नहीं मिल रही है। इसलिए मीडिया के सामने आकर उन्होंने रोकर अपनी गुहार लगाई है। देखना होगा कि क्या इस मामले में जो याचिका करता है, शिकायत करता है, पीड़िताएं हैं, उनको न्याय मिलेगा, उनको इंसाफ मिलेगा। किसी भी फीडबैक के लिए आप कृपया हमें info@justbroadcasting.com पर ईमेल देना ना भूलें और साथ ही साथ neha@justbroadcasting.com पर ईमेल भी भेजना ना भूलें। धन्यवाद, फिर होगी आपसे मुलाकात।